तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अनअकैडमी। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। मेरा नाम है सुमित राठी और स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। आज का सेशन जो है ये किस पे बेस्ड है दोस्तों? करंट अफेयर के ऊपर बेस्ड है। करंट अफेयर बेस्ड हम एक स्पेशल क्लास करते हैं दोस्तों डेली, और आज 6 बजे हमारा एक दूसरा सेशन था। सो दैट इज़ द रीज़न आज हम इसको 6 बजे ना करके हम इसको कितने बजे कर रहे हैं दोस्तों? वी आर डूइंग इट एट 10। हम कितने बजे कर रहे हैं दोस्तों? इसको 10 बजे कर रहे हैं, 10 PM पे कर रहे हैं। इसके बाद में हमारा एक और सेशन होगा दोस्तों 11 PM पर, और वो जो 11 PM पे सेशन होगा वो एक स्पेशल सेशन है, वो भी जाके आप देख लीजिए दोस्तों, आपको ज्वाइन भी करना है। अच्छा एक बात बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसको यूट्यूब पर देखेंगे बाद में, है ना, क्योंकि ये सेशन जो है वो यूट्यूब पे चलाया जाता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, पर्पज़ क्या है, ताकि बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी वो अनअकैडमी ऐप से नहीं जुड़ पाए हैं, तो मैं चाहता हूँ वो दोनों जगह मेरे से कनेक्ट हो। वो अनअकैडमी ऐप पे भी मेरे से कनेक्ट हो, साथ ही साथ में वो कनेक्ट हो मेरे से यहाँ पर भी, ठीक है। तो अनअकैडमी ऐप और यूट्यूब दोनों पर, यूट्यूब जो वाले जो बच्चे हैं वो अनअकैडमी ऐप के बारे में जान पाए, उनको पता चल पाए कि यार हाँ इस प्रकार से अनअकैडमी ऐप पर भी हमारी कोई क्लासेस चल रही है। सो इसका अल्टीमेट पर्पस जो है वो यही है, ठीक है, यही है दोस्तों इसका अल्टीमेट पर्पस। सो वहाँ पर अगर हम बात करें अनअकैडमी ऐप के ऊपर तो उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस होता है कि आपको हम वो जो क्लासेस हैं आपको पता चल पाए कि यार वहाँ पर भी अपनी क्लास हो रही है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी वांट कि आपको ये क्लास, इसलिए ये क्लास जो है आपकी वहाँ पर हम अभी चलाते हैं इनको रिकॉर्डेड क्लास को, यहाँ से रिकॉर्ड की हुई क्लास। उसके पीछे का रीज़न यही है कि बच्चों को लगे कि यार ये क्लास कहाँ हुई है, कब हुई है। तो जब उसको ऐसा लगेगा तो वो क्या कर पाएगा दोस्तों? वो उस क्लास को फिर देख पाएगा जाके, है ना, उस क्लास को जाके कर पाएगा। वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके लिए दोस्तों ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो आपका चलाया जा रहा है। आगे मैं बात करता हूं दोस्तों, मेरा एक प्रोग्राम है आईएएस गुरुकुल प्रोग्राम, जिसके साथ सभी बच्चों को जुड़ना है दोस्तों। उसमें जुड़ने के लिए आप जाइए सीधा करंट अफेयर 101, मैप 101, करंट अफेयर आपका ज्योग्राफी 101 और एनसीईआरटी 101। देखो ये 4 परिवार है हमारे, ये फैमिली मैंने क्रिएट की है आपका यूट्यूब चैनल्स की। तो मैं चाहता हूँ आप जाएँ और सभी बच्चे इन यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अभी तक 14 सेशन हमारे हो चुके हैं, 14 सेशन है, 14 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि हम 140 टॉपिक कर चुके हैं किसके दोस्तों? अनअकैडमी के ऊपर करंट अफेयर के। एंड दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप सोच रहे हो आप 140 टॉपिक अभी तक कर चुके हो, जब आपका यूपीएससी का एग्जाम होगा तब तक आप कितने टॉपिक कर चुके होंगे? तो करंट अफेयर का एक मास्टर प्लान है, मास्टर स्ट्रैटेजी है जो आप मेरे साथ में यहाँ पर करते हो। सो गाइज चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ, और आगे मैं बात करूंगा दोस्तों हमारे पास अनअकैडमी ऐप एक अलग प्लेटफॉर्म है जिसपे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पर हम क्विज करते हैं। क्विज जो होती है बेसिकली कब होती है आपका दोस्तों? ट्यूसडे के दिन होती है, और ट्यूसडे के अलावा अगर हम बात करें तो ये दूसरी क्विज कब होती है? थर्सडे की होती है। स्पेशल क्लास भी हम करते हैं दोस्तों। स्पेशल क्लास हम कब करते हैं दोस्तों? वैसे डेली टाइम एक तो फिक्स है आपका 6 PM, एक स्पेशल क्लास में 6 PM पे करूंगा ही करूंगा, और ये यूजुअली क्लास जो होती है वो करंट अफेयर के क्वेश्चंस की ही होती है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और एक प्लस कोर्स जो है अभी आने वाला है क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर, तो ये प्लस जो कोर्स है आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं कहाँ पर जाके? अनअकैडमी ऐप। और मेरा कोड याद रखेंगे दोस्तों, कोड मेरा क्या है? सुमित 10। अगर आप चाहते हैं सुमित सर से जुड़ना, अगर आप चाहते हैं मेरे गाइडेंस में रहना, अगर आप चाहते हैं आपकी पूरी यूपीएससी की तैयारी में आपको गाइड करूँ, गुड इवनिंग MD फातिमा। सो अगर आप चाहते हैं मैं आपको गाइड करूँ तो आपको कोड यूज़ करना है सुमित 10। सुमित 10 मेरा कोड है, इस कोड का आप यूज़ करके इंश्योर करोगे कि आपको इस पूरी प्रोसेस में मैं खुद गाइड करूँ, खुद पर्सनली मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराऊँ। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज क्लास। आज की क्लास के साथ हम शुरू कर रहे हैं, एंड हियर इज द क्लास। और ये रहा हमारी क्लास का आज का जो है पहला सवाल। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन को करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द NAFED, नेफेड के बारे में कुछ स्टेटमेंट है जिसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। पहले सवाल, द फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ FPO, farmer producer organization of beekeeper and honey collector in the 5 states of India has initiated by the National Agricultural Cooperatives Market Federation of India Limited, ठीक है, इसके बारे में बता रहा है। दूसरा, इट इज एन अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, नेफेड के बारे में पूछ रहा है कि नेफेड इज एन अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। सो एक और दो स्टेटमेंट है मेरे पास, आपको बताना है विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। यू जस्ट हैव टू टेल मी, आपको मुझे ये स्टेटमेंट के बारे में बताना है, ठीक है। पोल मैं जनरेट कर देता हूं दोस्तों, पोल जनरेट कर रहा हूं मैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट मेरे पास सही है इन दोनों में। दोस्तों इसका पर्पस क्या है? देखो कुछ लोग जो है इसको यूट्यूब पे भी देखेंगे,
तो मैं उन यूट्यूब वाले बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि आप ये मत देखिए यहाँ से, आप सीधे आइए अनअकैडमी ऐप के ऊपर, अनअकैडमी ऐप के ऊपर आइए और मेरे से जुड़िए। यहाँ पर मैं इसलिए इस वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको एक तो क्वेश्चन कैसा पूछे जाएगा उसका टाइप पता चल सके, साथ ही साथ में आपको ये पता चल सके कि हम अनअकैडमी ऐप के ऊपर भी इस प्रकार की क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ है वो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। यू हैव 5, 3, 2, 1 और टाइम आपका समाप्त होता है। पोल आपका खत्म हो चुका है। सही जवाब आपका आ चुका है। अनमोल तांबे फर्स्ट प्लेस पे हैं, युगल कुमार, उसके बाद है कोमल धाकड़, उसके बाद है शिवांगी, ठीक है, उसके शिवानी, उसके बाद है ऋतिक, उसके बाद है सोमिनिका, पूजा, अमन, आयुषी तिवारी, सौम्या मिश्रा। बहुत बढ़िया, शाबाश, जिंदाबाद, जबरदस्त। सो अभी हमने एक न्यूज़ भी की थी, मॉर्निंग करंट अफेयर में हमने डिस्कस किया था। मैंने बताया था देखो गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट इज टारगेटिंग टू ओपन 10,000 सरकार चाहती है कि 10,000 के आसपास फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए जाएं। और उसी की दिशा में कदम उठाते समय सरकार ने सोचा क्यों ना हम 5 राज्य हैं भारत के ऐसे, उन राज्यों के अंदर में हम हनी या बी कीपिंग के अंदर इन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बनाएं। एग्रीकल्चर के साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ ये भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट होगा, अलाइड एक्टिविटी होगी एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी। तो सरकार उसके तहत बेसिकली दोस्तों एक कदम जो है उठा रही है। नफेड की बात करें तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए एक अपेक्स लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए काम करता है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? सही जवाब है सी, बोथ द करेक्ट आंसर, दोनों सही जवाब है। सो अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर उन्होंने वर्चुअली हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को इनोग्रेट किया है, अभी लेटेस्ट, है ना। और ये प्रोग्राम जो है नेफेड के कंट्रोल के अंदर रहेगा, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया इसके अंदर में काम करेगा। सरकार का प्लान है दोस्तों क्या, 10,000 एफपीओ जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन उनको बनाने हैं। और ये जो एफपीओ जो कर रही है सरकार, ये काम कर रही है दोस्तों, ये इसकी दिशा में कुछ कदम है जो सरकार ने उठाए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी हैज आल्सो आइडेंटिफाइड द ब्लॉक वाइज क्लस्टर। तो ये कैसे होगा वो आप देख लेना थोड़ा, ठीक है, कैसे इनको देखा जाएगा। उसके अलावा मैं बात करता हूँ जो नेफेड है, ये क्या है? नेफेड नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये है क्या दोस्तों? इट इज एन अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग के लिए दोस्तों ये अपेक्स सबसे बड़े ऊपर के लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है। बेसिकली इसको 2 अक्टूबर 1958 को इसको स्थापित किया गया था, बनाया गया था, एंड इट वाज रजिस्टर्ड अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। इसे 2 अक्टूबर 1958 को बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत इसका पंजीकरण जो है वो किया गया था। नेफेड जो है अगर मैं बात करूं, ये इट इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट एज वेल एज मार्केटिंग एजेंसीज फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। भारत के अंदर में अगर हम बात करें प्रोक्योरमेंट और अगर हम बात करें मार्केटिंग में, तो उसके लिए नेफेड जो है दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, अभी सबसे बड़ी संस्था है दोस्तों ये। ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव है इसका टू ऑर्गेनाइज, प्रमोट एंड डेवलप द मार्केटिंग प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चर एंड द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये इसका उद्देश्य है, ये इसका पर्पज है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ। इसका टू डिस्ट्रीब्यूट एग्रीकल्चरल मशीनरी, ये इसके पर्पज हैं, ये उद्देश्य हैं किसके दोस्तों? हम नेफेड की बात कर रहे हैं। ये नेफेड के क्या है दोस्तों? पर्पज हैं, ये उसके उद्देश्य हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। टू डिस्ट्रीब्यूट एग्रीकल्चर मशीनरी, implements and other inputs, undertake interstate import and export trade, wholesale और retail as the case may be, है ना, इसके साथ साथ ये काम करेगा। टू एक्ट और असिस्ट द टेक्निकल एडवाइस, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर एडवाइस देना, ये भी इसका काम है। ठीक है, बहुत सारे काम दोस्तों इसके हैं जो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, सवाल आता है हमारे पास अगला, जिसमें मैं अगले क्वेश्चन की बात आपसे करना चाहता हूँ। अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर है, आपको मुझे इसका आंसर बताना है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। अभी थोड़े दिन पहले हमने बात की थी कि भारत ने इंडियन क्लाइमेट चेंज पोर्टल की स्थापना की। हमने इंडियन क्लाइमेट चेंज पोर्टल का निर्माण किया था, खुद प्रकाश जावड़ेकर साहब ने इसको उद्घाटन किया था। इसी के बारे में कुछ बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। बात क्या है? द पोर्टल जो है इट विल हेल्प इन डिसेमिनेटिंग नॉलेज अमंग द सिटीजन अबाउट द मेजर स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट इज टेकिंग। दोस्तों ये क्या बोल रहा है दोस्तों? ये बोल रहा है आपको कि जो पोर्टल का जिसका हम अभी निर्माण कर रहे हैं ना, इसका उद्देश्य क्या है कि लोगों को सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे मिल सके, इसीलिए हमने इस पोर्टल का निर्माण किया है।
8 मेजर कंपोनेंट्स हैं इसके, हमारे जो आपका इंडिया का जो क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान है, इसके 8 अलग अलग 8 मेजर कंपोनेंट्स इंक्लूड इन द नॉलेज पोर्टल इंक्लूडिंग इंडियाज क्लाइमेट प्रोफाइल एंड नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क। भारत की जलवायु प्रोफाइल और राष्ट्रीय नीति ढांचे के सहित ज्ञान पोर्टल के 8 प्रमुख घटक इसमें शामिल है। आपको मुझे बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इसके संदर्भ में करेक्ट है। यू जस्ट हैव टू टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट है उसके बारे में आपको मुझे बताना है। 3 स्टेटमेंट है, ए बी सी और डी। ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ एंड डी क्या है दोस्तों, नन। जल्दी से आप इसका मुझे आंसर बताओगे। आई एम जनरेटिंग द पोल में जनरेट कर रहा हूं दोस्तों, फटाफट इसका आंसर मुझे बता दीजिए जल्दी, क्विक फास्ट। सो युगल कुमार, शिवानी, उसके बाद है ऋषि, उसके बाद है अमन, पूजा, उसके बाद है सोमिनिका, ऋतिक, हिमांशु पिलानिया एंड द प्रिया शर्मा, एमडी फरहान। तो ये हैं हमारे टॉप 10 जिन्होंने सही जवाब दिया और समय पे जवाब दिया। इसका जवाब है सी, बोथ, दोनों की दोनों बातें सही हैं। अभी अभी दोस्तों हमने पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है, देखो, एक प्लेटफॉर्म के द्वारा सभी भारतीय लोगों तक जो है ज्ञान पहुंच सके, पहली बात। इसके 8 मेजर कंपोनेंट है इस पोर्टल के। दोस्तों वी हैव द 8 मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस पोर्टल। 8 पोर्टल की कंपोनेंट कौन से हैं, देखो मैं अभी दिखाऊंगा, ये रहे। पहला क्या, इंडियन क्लाइमेट प्रोफाइल, भारत की जलवायु प्रोफाइल। दूसरा है नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क। तीसरा इंडिया एनडीसी गोल। चौथा एडेप्टेशन और एक्शन। फिर है आपका मिटिगेशन एक्शन। फिर है आपका बायलिटरल मल्टीलिटरल कॉपरेशन। फिर इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन। फिर है रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन। ये 8 अलग अलग महत्वपूर्ण एरियाज़ हैं, ठीक है, किसके दोस्तों, नॉलेज एंड पोर्टल, नॉलेज इसके आपके 8 अलग अलग ये महत्वपूर्ण एरिया हैं जिसके ऊपर हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। आपको समझ में आ रही बात, ठीक है। अब और बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, खुद जावड़ेकर साहब ने आके इस पोर्टल का उद्घाटन किया था। आपको मैंने मॉर्निंग करंट अफेयर में बताया भी था, अगर आपको याद हो तो। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या था दोस्तों, उद्देश्य ये था, देखो, क्लाइमेट चेंज और उससे रिलेटेड मुद्दों को हाईलाइट करना। हर भारतीय को, जिसको भी इसके बारे में नॉलेज चाहिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में कोई भी नॉलेज चाहिए, या सरकार ने अलग अलग मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, वो सारी जानकारी जो है आपको एक सिंगल पोर्टल पे मिल जाए, ये इसका पर्पज़ है, ये इसका उद्देश्य है दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका क्या रहेगा, आपका उद्देश्य रहेगा। The knowledge portal will also help in disseminating knowledge amongst the citizen about all the major step of the government which is taking to both at national level और international level to address the climate change issues। climate change के issues को आपका टैकल करने के लिए ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, बेसिकली ये सरकार जो है अभी वहाँ पर कर रही है। इसमें ये 8 प्रमुख घटक हैं जो शामिल रहेंगे, इसके अंदर 8 घटक हैं, ठीक है, ये आपके शामिल रहेंगे जो हमने यहाँ पे बता दी, ठीक है। अब आता है सवाल नंबर 3 मेरे सामने। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, उसको कंसीडर करो और मुझे बताओ। पहला क्या है दोस्तों, ऑन 26 नवंबर 1949 ये कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया था उस पर है सवाल। 26 नवंबर 1949 को द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इट फॉर्मली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कह रहा है कि भारत का संविधान जो है उसको 26 जनवरी 1949 को हमने अडॉप्ट कर लिया था। लागू तो खैर 26 जनवरी को हुआ था, बट हमने अडॉप्ट कर लिया था यहाँ पे। प्रेम बिहारी नारायण आपका रायजादा हैज़ रिटन द यूनिक कॉपीज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है, उन्होंने भारत की संरचना की अनूठी प्रतियां को लिखा था उन्होंने। 1934 के अंदर एम एन रॉय जो थे, एम एन रॉय वॉज द फर्स्ट हु प्रपोज द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एम एन रॉय जो थे ये कम्युनिस्ट थे, इन्होंने पहला ये बंदे थे, ठीक है, जिन्होंने बोला था कि यार हमें एक संविधान सभा का जो है वो निर्माण करना चाहिए। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इस बात को बोला था। अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत की बात है, ठीक है। Constitution of India was borrowed some of its feature from the number of countries। बहुत सारे देश थे जिनसे
अलग अलग फीचर बोरो किए गए थे, जैसे ब्रिटेन, आयरलैंड, जापान, यूएस, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। कह रहा कि भारत के संविधान के अंदर बहुत सारे फीचर थे जो हमने दूसरों के संविधान से बोरो किए हैं। कौन सी बातें इसमें सही है? विच इज और आर द करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? यू जस्ट हैव टू टेल मी 1, 2, 3 एंड 4 सही जवाब बताना है दोस्तों, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ए, बी, सी या डी, है ना। पोल आपके समक्ष मैं जनरेट कर रहा हूँ दोस्तों, एंड हियर इज द पोल, यू हैव टू आंसर मी। आपको मुझे जवाब यहाँ पर देना है, जवाब तो देना पड़ेगा मित्रों, ठीक है। क्या जवाब होगा? जवाब दीजिए मुझे, जनता जवाब मांगती है सर। लीडर बोर्ड है हमारा शिवानी, उसके बाद है युगुल, ऋतिक, उसके बाद है सोमनिका, प्रिया शर्मा। तो ये सही जवाब है आप लोगों के, बहुत बढ़िया। सो ठीक है, चलो ये बढ़िया है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इसमें तीनों चारों बातें सही हैं यार। अभी यार 26 जो नवंबर आया था, उस दिन को हमने कॉन्स्टिट्यूएंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो तभी से बस ये बात हो रही है सारी की सारी, है ना। सो कॉन्स्टिट्यूएंट कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो चारों की चारों स्टेटमेंट इसमें सही है। तो 26 नवंबर को हर साल हम इसको मनाते हैं किसके रूप में दोस्तों? संविधान दिवस के रूप में, ठीक है, हम सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हमने संविधान को अडॉप्ट कर लिया था, लागू हमने किया था बाद में, लागू हमने कब किया था? 26 जनवरी 1950 को, बट इस दिन हमने अडॉप्ट कर लिया था उसको, ठीक है। और ये जो काम कर रहे हैं ना हम इसको सेलिब्रेट करने का, ये भी हमने 2015 से ही शुरू किया था, उससे पहले हम नहीं करते थे। 2015 में 19 नवंबर 2015 में हमारी जो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, मंत्रालय जो है ना, उसने कहा था कि ठीक है भैया, अब 26 नवंबर जो होगा इसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट डे के रूप में हम सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, उन्होंने ये बोला था। नाउ दी ये जो आपका ये जो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, इसके बारे में थोड़ा जान ले तो वो क्या है। देखो 1934 के अंदर में M.N. रॉय जो थे ना, उन्होंने पहली बार इस बात को प्रपोज किया था कि वी मस्ट हैव एन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, होनी चाहिए हमारे पास, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इलेक्शन वर हेल्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत में पहली बार जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शन है भारत में अंदर कराए गए। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई दोस्तों। ड्राफ्टिंग कमेटी के बहुत सारे मेंबर थे, उनके चेयरमैन कौन थे? आपके मेन मेंबर थे B.R. अम्बेडकर। इसमें आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N. गोपाला स्वामी, B.R. अम्बेडकर, K. मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, उसके बाद में B.L. मित्तर और आपका D.P. खैतान, ये सारे लोग थे। 7 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। एट इट फर्स्ट मीटिंग, इनकी पहली मीटिंग हुई थी 30 अगस्त 1947 को, ठीक है। द ड्राफ्टिंग कमेटी ने इलेक्ट किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना चेयरमैन जो है उन्होंने इलेक्ट कर लिया, बाबा अंबेडकर को अपना चेयरमैन इलेक्ट किया। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट, तो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ वो 1951 में हुआ। इन्होंने क्या बताया? इट प्रोवाइड्स द सेविंग ऑफ द लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ द स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूएंट 7th अमेंडमेंट 1956 में हुआ, ठीक है, ये वाली बात है। चलिए, तो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान के द्वारा 1976 में भारत के संविधान में प्रीएम्बल जोड़ा गया। DP फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन चीज़ों को यहाँ पे जोड़ा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम थोड़ा सा।
44th के बारे में बता दिया गया, वो भी देख लो आप, ठीक है, क्या क्या जोड़ा गया। 74th, तो ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, है ना। एक एडिशनल काम कर लिया, ये तो हमने देख ही लिया, साथ ही साथ में हमने कुछ मेजर अमेंडमेंट्स, संविधान तो बन गया लेकिन बनाने के बाद में उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं जिनके बारे में मैंने यहाँ पे चर्चा की है, तो आप एक बार देख लेना इसके बारे में, ठीक है। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994। ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन डे अभी थोड़े दिन पहले था या नहीं था, बस उसी से संबंधित सवाल है आपका। क्या क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन। ह्यूमन ऑर्गन के ट्रांसप्लांटेशन से संबंधित कुछ बातें हैं, कुछ कथन हैं जिनके ऊपर विचार करना है आपको। क्या, इट प्रोवाइड वेरियस रेगुलेशन फॉर रिमूवल ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड इट्स स्टोरेज। ये जो एक्ट है दोस्तों, ये जो अधिनियम है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994, ये क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स द रेगुलेशन फॉर एंड रिमूवल ऑफ ह्यूमन ऑर्गन। मनुष्य का किसी भी ऑर्गन को निकालना और उसको रेगुलेट करना और उसको कहाँ स्टोर करना जो है उसको इसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। दूसरा क्या कह रहा है, इट डू नॉट रेगुलेट द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन फॉर थेरेप्यूटिक पर्पज एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कमर्शियल डीलिंग इन द ह्यूमन ऑर्गन। ठीक है, सो आपको मुझे बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला और दूसरा, तीसरा, पहला दूसरे में से कौन सा, या दोनों करेक्ट है या दोनों गलत है, आपको मुझे बताने हैं दोस्तों, ठीक है। सो जल्दी से बताएंगे, आपका आंसर जो है वो मैं लॉक कर चुका हूँ यहाँ पर, फटाफट आप मुझे इसका आंसर जो है वो बता देंगे। आंसर हम क्रिएट कर चुके हैं पोल के अंदर, जल्दी बताओ। मुंह दुखने लग गया यार, आज इतना पढ़ा दिया है, पूरे दिन से क्लास चल रही है तो पूरा मुंह जो है वो दुखने लग गया है। अभी एक क्लास और है, कहाँ रेस्ट कर लें, अभी रेस्ट एक क्लास और है, फिर काम भी करना है कल का। चलो, ये हमारे टॉप के क्लास के लीडर बोर्ड पे हैं, तो पहला सही है दोस्तों, मैंने निशान भी लगा दिया था अगर आप समझे तो, पहला सही था, बाकी सब गलत है, ठीक है। मतलब दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ये क्या करता है, ये रेगुलेशन देता है आदमी का अंग कौन सा निकालना है, ठीक है, उसको स्टोर कहाँ करना है, तो ये तो बताता ही है। साथ ही साथ में यार अगर कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी डीलिंग हो रही है तो उसको भी रेगुलेट करता है, तो दोनों के लिए है आपका ये, ऐसा नहीं है कि एक के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। ए सही था। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट क्या कहता है, आप देखिए, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट जो है ये 1994 में हमने पास किया था एंड 2011 में इसको हमने संशोधित किया, टू ब्रिंग इन्फॉर्म ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन अमेंडमेंट एक्ट 2011। इट प्रोवाइड वेरियस रेगुलेशन, बहुत प्रकार के रेगुलेशन हमें प्रोवाइड करता है फॉर द रिमूवल ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड स्टोरेज, किस प्रकार से आदमी का अंग निकालोगे और कहाँ पर इसको स्टोर करोगे, इसके लिए। इट ऑल्सो रेगुलेट द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन फॉर थेरेपेटिक पर्पज, आप थेरेपी पर्पज से किसी के ऑर्गन को निकाल रहे हो या फिर आप कमर्शियल डीलिंग कर रहे हो ह्यूमन ऑर्गन की, दोनों की ये रोकथाम का जो है, दोनों की रोकथाम और उनके प्रत्यारोपण को निश्चित करने, नियंत्रित करने के लिए आपका ये होता है। मुख्य प्रावधान क्या है इस एक्ट के, द एक्ट रिकॉग्नाइज ब्रेन डेथ आइडेंटिफाइड एज अ फॉर्म ऑफ डेथ प्रोसेस एंड डिफाइंस क्राइटेरिया फॉर द ब्रेन डेथ। उन्होंने ब्रेन डेथ को, देखो जिसका आदमी का दिमाग ही डेड हो चुका, ब्रेन डेथ हो चुका, जो ब्रेन डेड हो गया, तो फिर आप उसके ऑर्गन जो है वो निकाल के आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो, ठीक है। बट वो ट्रांसप्लांटेशन कैसे होगा, वो जो ब्रेन डेथ जो हम बोलते हैं वो ब्रेन डेड किसको बोलेंगे ये खुद डिफाइन करेगा, ठीक है, ये बताएगा कि ब्रेन डेड कौन हो चुके हैं, तो इस एक्ट के द्वारा बताया जाता है। इट प्रोवाइड रेगुलेटरी एंड एडवाइजरी बॉडी फॉर मॉनिटरिंग ट्रांसप्लांटेशन एक्टिविटी, इसने बहुत सारी एडवाइजरी और रेगुलेटरी बॉडी बना रखी है जो इस सारी चीज़ों पर नियंत्रण रखेगी। इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस ऑफ रजिस्ट्री ऑफ डोनर एंड रेसिपिएंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू। नेशनल ऑर्गन डे सेलिब्रेट किया जाता है 27 नवंबर को, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 27 डे जो ऑफ नवंबर जो है इट इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल ऑर्गन डे, इसको हम नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में सेलिब्रेट भी करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस।
ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ कथन है, विचार करो और बताओ। ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस जो है इट बिगिन इन 1950, हमने 1950 में इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। दूसरा, द गुजरात इवेंट ऑफ केवाडिया मार्क्स इट्स सेनेटरी ईयर, गुजरात में भी जो इवेंट केवाडिया में इवेंट किया गया था, तो ये कह रहा है इसका सेनेटरी मतलब शताब्दी व वर्ष है। और थीम क्या था 2020 का, हारमोनियस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, की टू द वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, कि अगर आपको डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट रखना है तो उसकी की क्या है कि लेजिस्लेचर, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में एक समन्वय जो है वो होना चाहिए, दैट इज़ द की, ठीक है। सो कौन सा करेक्ट है, विच इज़ और आर द करेक्ट। सो इसमें आपको करेक्ट आंसर जो है मुझे बताना है। मैं आपके लिए पोल जनरेट कर देता हूँ दोस्तों, आप फटाफट से मुझे इसका आंसर जो है बता दीजिए। ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको बताना है दोस्तों, उसके बारे में सवाल है हमारा। इस सवाल के बारे में आप मुझे बताएंगे, ठीक है। यू जस्ट हैव टू टेल मी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो यू हैव द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, आपकी स्क्रीन पर यह आपका सवाल है। और मैंने बिल्कुल अनअकैडमी की टी शर्ट पहनी हुई है दोस्तों, देख सकते हो आप, है ना। अनअकैडमी का लोगो भी आप देख सकते हो, हियर यू हैव एन अनअकैडमी लोगो। चलिए जल्दी बता दीजिए, फटाफट से आगे बढ़ते हैं यार फिर। ओके, सो ये है आपका लीडर बोर्ड, शेयर कर दिया मैंने। मोहित कुमार, पूजा, शुभम, उनके अलावा अगर मैं बात करूं तो रवि शर्मा एंड द मनीषा, टॉप 5 है हमारे पास, बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। और सही जवाब क्या है इसका, सही जवाब जो है 5वें क्वेश्चन का क्या था, इसका सही जवाब है बी, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है ना। तो ये हमने 1950 से तो शुरू नहीं की थी। हाँ, केवड़िया के अंदर में इसकी सेनेटरी ईयर था, मतलब शताब्दी वा था। आप ये 200 देखो ना, अगर 1950 में शुरू हुआ होता तो सेनेटरी ईयर कहाँ से होता, शताब्दी वर्ष कहाँ से होता, है ना। तो ये बात गलत होगी। ये थीम यही था, बिल्कुल बिल्कुल थीम यही था, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। ये बिगिन हुआ था 1921 के अंदर, 1921 में इसको स्टार्ट किया गया था। और अभी जो ये हुआ है 2020 में केवड़िया के अंदर, ये 100वां साल था इसका, ठीक है। सेनेटरी ईयर था। थीम क्या था इसका 2020 का, हारमोनियस कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इट इज़ द की टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए, ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए क्या है दोस्तों, अति आवश्यक है। ये पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। इससे किस बात पे जोर दिया जाता है, इट एम्फसिस ऑन द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द 3 विंग ऑफ द स्टेट। देखो सरकार की जो तीनों विंग्स हैं ना, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी, तीनों पर ये जोर देता है। एंड इट सजेस्ट देम टू गाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विच मेंशंस देयर रोल टू देयर डेकोरम। तीनों, ये कहता है कि संविधान जो है या सरकार जो है तब अच्छे से फंक्शन करेगी जब तीनों ऑर्गन जो है सरकार के, इनके बीच में समन्वय रहेगा, वो बढ़िया से काम करेंगे। अभी मैं रिसेंटली अगर बात करूं तो प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया हैज़ एड्रेस द कंक्लूडिंग सेशन ऑफ 80th ऑफ ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस बाय द वीडियो कॉन्फ्रेंस एट केवाडिया, गुजरात, ऑन द ओकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे। 26 नवंबर को ये था, तो तब उन्होंने ज्वाइन किया, तब उन्होंने स्टार्ट किया दोस्तों ये। ही रेज द पिच फॉर वन नेशन वन इलेक्शन। उन्होंने वहाँ पे जाके, अभी हमने बात भी की थी, कल सर ने एक सेशन भी किया था इसके ऊपर, तब उन्होंने बात की थी एक देश में एक ही बार इलेक्शन होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। अ सिंगल वोटर लिस्ट फॉर ऑल पोल एंड ऑल्सो आस्क्ड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू सिंप्लीफाई द लैंग्वेज ऑफ स्टैट्यूट बुक। ये भी बोल रहा था सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कि जो कानून की जो हमारी किताब है ना, उसको भी थोड़ा आसान बनाओ, ईजियर करो, ठीक है। और जो बेकार कानून है उनको निकाल के बाहर फेंको। ये बात हुई थी अभी केवाडिया के अंदर। अगली बात करते हैं दोस्तों, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया, अगर आपको याद हो तो हमने भारत की और अमेरिका के प्रेसिडेंट की पावर को कंपेयर किया था। मैंने आपको बताया था जो इंडियन प्रेसिडेंट है और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उनकी जो पावर होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है। हमने बात की थी यूएस के प्रेसिडेंट ने, जो आपका माइकल फ्लिन है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे डोनाल्ड ट्रंप के, उनको माफ़ कर दिया था। क्यों, और वो माफ़ भी किया, लेकिन वो फेडरल एजेंसी के सामने 2 बार झूठ बोलते पकड़े गए थे, फिर भी उनको माफ़ कर दिया था। तो हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे यहाँ पे, तो उसी के बारे में फिर से बात करेंगे हम दोस्तों। यहाँ पर हमें बात करना है दोस्तों कि कुछ चीज़ें हैं। पहला, पार्डन किसको कहते हैं, कम्यूटेशन किसको कहते हैं, रेमिशन किसको कहते हैं, रेस्पाइट किसको कहते हैं। पार्डन क्षमा करना, कम्यूटेशन विनिमय,
क्षमा करना रेमिशन और मोहलत देना रेस्पाइट। तो कह रहा है पार्डन मतलब है इट डिनोट द सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट टू द लाइटर फॉर्म। किससे संबंधित है ना, किसको बोलते हैं ऐसा। दूसरा है इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड कन्विक्शन और कंप्लीटली एब्जॉल्व्स द कन्विक्ट फ्रॉम द सेंटेंस। तो ये तो पार्डन ही हो सकता है। चलो एक मैं बता देता हूँ, फर्स्ट का बी आएगा, ठीक है, पहले का क्या आएगा दोस्तों, बी आएगा। बाकी आप बताइए मुझे किससे सही मैच करता है ना। आपको बताना है मुझे। पोल मैं आपका जनरेट कर देता हूँ दोस्तों, एंड दिस इज़ योर पोल। ये रहा आपका पोल, मैंने जनरेट कर दिया। जल्दी से आप इसका आंसर मुझे बता देंगे फटाफट, जल्दी से, क्विक फास्ट। जवाब आ चुका है आप लोगों का, और जवाब में रवि शर्मा पहले स्थान पर हैं, सुष्मिता, उसके बाद है मनीषा, उसके बाद है, ठीक है, सुनैना सिद्दीकी, ऋतिक, श्रेया जायसवाल। सारे बच्चे नए हैं यार, पुराने बच्चे कहाँ गए, गायब है ना। कोई बात नहीं, सभी बच्चे नए हैं और नए बच्चे जुड़े हैं, अच्छी बात है। लेकिन पुरानों का गायब होना थोड़ा सा असमंजस में डालता है मुझे, है ना। क्यों आयुषी, आप भी बहुत दिनों में आप ज्वाइन करें किया आपने ना। आयुषी महाजन, आपको तो पता है रूल, कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं देना, नहीं तो सजाएं मौत है ना। फिर भी आप यही कर रही हैं। तो ए इसका क्या है दोस्तों, सही जवाब है, ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर वी हैव, ठीक है। इधर जवाब नहीं देना आयुषी, इधर जवाब दोगे सजाएं मौत, आपको मौत मिलेगी, मौत, ठीक है। और तैयारी बढ़िया चल रही है आपकी, प्रिपरेशन सही चल रही है आपकी। हाँ चलो बढ़िया है, बढ़िया। कुछ पुराने स्टूडेंट हैं, शायद मुझे लगा कि अभी वो आउट ऑफ टच हैं, तो मुझे लगा शायद छोड़ दिया सभी ने तैयारी करना ही। आगे बढ़ते हैं चलो दोस्तों। तो इसका सही जवाब है ए, ए इज़ द करेक्ट आंसर। पहले का बी था, मैंने बता ही दिया था, तो ये दो तो एलिमिनेट ही हो गए थे, अब बच गया डी हो रही है। अब दूसरा कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, देखो कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि सब्सटीट्यूट कर देना, एक भयंकर सज़ा को दूसरी लाइटर पनिशमेंट से रिप्लेस कर देना, उसको हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, उसको हम बोल देते हैं कम्यूटेशन, ठीक है। चलो दोस्तों, मैसेज आ गया होगा आपके पास, क्योंकि मेरे पास मैसेज आ गया है कि वी हैव अ क्लास। हमारी एक क्लास है दोस्तों, कितने बजे, 11 बजे, 11 बजे एक और क्लास है हमारी दोस्तों, किसके ऊपर, फोल्ड माउंटेन के ऊपर, वलित पर्वत कैसे बनते हैं, क्या होते हैं। तो आप सभी लोग आएंगे, ज्वाइन करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे उस क्लास को। सो मैच द फॉलोइंग के अंदर में हमने कर लिया, ये हमारा सही जवाब था। और कॉन्टेक्स्ट में आपको बता चुका हूँ क्या था, ये सही है, ये सही चीज़ है जो मैंने आपको बतानी है ना। पार्डन क्या होता है, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट क्या होता है, रिप्राइव, ये है। और अभी क्यों हम बात कर रहे थे इसकी, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति साहब है ना, उन्होंने उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है माइकल फ्लिन, उनको क्षमा किया है। तो ठीक है, ये न्यूज़ में आ गया तो हमने आपको बता दिया, ठीक है, न्यूज़ में था। सो हमने क्या किया, हमने सोचा कि यार बच्चों को बताया जाए। अनलाइक द यूएसए प्रेसिडेंट हुज पावर टू ग्रांट पार्डन आर ऑलमोस्ट अनरिस्ट्रिक्टेड, मैंने क्या बताया था, देखो हमें यूएस की जो प्रेसिडेंट है, यूएस का जो राष्ट्रपति है, उसकी पार्डनिंग पावर, और साथ ही साथ में जो इंडियन है, भारत है, भारत के राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर, दोनों को हमें यहाँ पे क्या करना था, कंपेयर करना था। और वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं अंडर आर्टिकल 72, उसके बारे में बात करनी है हमें। सॉरी 72 नहीं होता, तो उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। पहला आपको बताना है दोस्तों, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर से संबंधित कुछ बातें दी हैं मैंने। पहला कह रहा है दोस्तों, द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इट कम्स अंडर द आर्टिकल नंबर 72। कह रहा है कि ये राष्ट्रपति के अनुच्छेद नंबर 72 के अंदर आती है, ठीक है। इट कम्स अंडर द आर्टिकल 72 ऑफ द प्रेसिडेंट। दूसरा क्या कह रहा है, द पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एक्सटेंड इन द केस वेयर द पनिशमेंट और द सेंटेंस इज बाय द कोर्ट मार्शल।
ठीक है, ये कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है ना वो कोर्ट मार्शल भी हो, अगर सेना मिलिट्री कोर्ट ने भी सजा सुनाई हो तो उसको भी वो क्या कर सकता है, माफ़ कर सकता है। तो दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना ए सही है, बी सही है, डी सही है, सी सही है। आपको मुझे बताना है कौन कौन सा सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, ये सही है ये गलत है, या ये सही है ये गलत है, दोनों गलत है फिर, या दोनों सही है, आपको मुझे ये बताना है। ठीक है, नाउ दिस इज़ द टाइम टू आंसर, और आपको मुझे जवाब दे देना है दोस्तों। एंड पोल मैंने यहाँ पर बना दिया है, जल्दी से आप मुझे आंसर दीजिए इसका फटाफट से। यू हैव टू गिव मी द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और आपके पास समय जो है वो 45 सेकंड का था, जिसमें से मात्र 36 सेकंड आपके पास शेष है। जल्दी करेंगे, जल्दी से इसका जवाब जो है आप देंगे मुझे। हाँ आकाश, दिख रहा है, आपकी चैट दिख रही है मुझे यार। अश्मी पांडे, अरे आज ही से करो, जब आज तैयारी दो। करंट अफेयर तो पहले दिन से पढ़ा करो, ठीक है। करंट अफेयर का क्या है यार, करंट अफेयर के लिए कोई मुहूर्त थोड़ी निकलवा लेंगे। ऐसे पूछते हो जैसे कोई मुहूर्त निकलवाएंगे कि सर मैं तैयारी करूँगा 2023 में करोगे तो करो ना, लग जाओ अभी से। करंट अफेयर तो कभी से कर लो ना, अभी से स्टार्ट करो। करंट अफेयर का क्या है यार, करंट अफेयर अभी से स्टार्ट करो। चलो आगे बढ़ रहे हैं, चलो भाई, जय शंकर महाराज, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो इसमें आर्टिकल 72 के अंदर में दोनों बातें सही हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल नंबर 72 में ही है, और गवर्नर की आर्टिकल नंबर 161। ठीक है, राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो कोर्ट मार्शल को भी क्षमा कर सकता है, माफ़ कर सकता है, लेकिन गवर्नर के पास में ये पावर नहीं होती है। ठीक है, चलो ये भी सवाल हो गया भैया अपना, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। तो कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो ए इसका क्या था दोस्तों, सही जवाब था। ए इज़ द ए जो था उसका करेक्ट आंसर था, तो वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ दोस्तों। चलिए, सो सही जवाब है इसमें ए इज़ द करेक्ट आंसर। ए इसमें क्या है, सही जवाब है ना। अब ये क्यों पूछा गया था, सेम उसी बात पे पूछा गया था, उसी आर्टिकल के तहत इसको कंपेयर किया गया था। तो आर्टिकल 72 जो है भारत के संविधान में, वो राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति जो है वो किसी भी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है, माफ़ी दे सकता है, राहत दे सकता है, सज़ा देने को कम कर सकता है, वगैरह वगैरह। इनको अलग अलग नाम दिया जाता है, पार्डन, रेप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशन, द पनिशमेंट, सस्पेंड, रेमिट एंड कम्यूट। बहुत बड़ी बात आती है, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब ऊर्जा नहीं है पूरा सेंटेंस पढ़ने की। लिमिटेशंस भी हैं राष्ट्रपति पर। लिमिटेशन क्या है दोस्तों, द प्रेसिडेंट जो है इट कैन नॉट एक्सरसाइज हिज पावर ऑफ पार्डन इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। देखो सरकार ने जो बोल दिया ना, हमने पढ़ा है क्या कि राष्ट्रपति तो नाम का राष्ट्रपति, वास्तव में पावर किसकी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इसका हेड कौन है, पीएम। देखो जो भी राष्ट्रपति काम करता है, राष्ट्रपति के तो कंधे पे रख के बंदूक चलाई जाती है, काम कौन कराता है, पीएम, है ना। भारत का संविधान जो है कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 74, जिसकी एडवाइस मानना राष्ट्रपति जो है उसके लिए ज़रूरी है। राष्ट्रपति ना तो इनकी सलाह के बिना कोई काम कर सकता है, और ना ही इनकी सलाह के बाहर कोई काम कर सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना। राष्ट्रपति भवन जो है इट फॉरवर्ड द मर्सी प्ले टू द होम मिनिस्टर सीकिंग द कैबिनेट एडवाइस। राष्ट्रपति भवन में जाता है, उसके बाद में होम मिनिस्ट्री के पास जाता है, एडवाइस मांगते हैं। ऐसे ही अंडर आर्टिकल 161 में एक गवर्नर के पास में भी इसी प्रकार की पावर होती है। डिफरेंस क्या होता है दोनों की पावर के बीच में, ये होता है कि राष्ट्रपति का जो पार्डनिंग स्कोप है दोस्तों वो बड़ा है। राष्ट्रपति जो है ना वो ज़्यादा मामलों के अंदर में वो क्षमादान शक्ति जो है वो के तहत में क्षमा प्रदान कर सकता है, लेकिन गवर्नर के केस में नहीं है ऐसा। गवर्नर को उतनी पावर नहीं होती कि वो इतने लोगों को क्या कर सके, क्षमादान दे सके। सो जो गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर है ना दोस्तों वो लिमिटेड है। सो वी हैव हेयर द लिमिटेड पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। गवर्नर की जो क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं दोस्तों वो लिमिटेड होती है, कम होती है। गवर्नर कोर्ट मार्शल के केस में कुछ नहीं कर सकता, कोर्ट मार्शल का कानून है तो कुछ नहीं कर सकता गवर्नर, कोई पावर नहीं है उसके पास। सो ये थोड़ी सी बातें जो है ना वो आपको क्या रखनी है दोस्तों, थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है,
आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। प्रेसिडेंट जो है इट कैन ग्रांट पार्डन इन ऑल द केसेस, सब केसेस में कर सकता है, लेकिन गवर्नर नहीं कर सकता यार, ठीक है, गवर्नर नहीं कर सकता। गवर्नर अगर मान लो मृत्यु दंड है, डेथ सेंटेंस है, तो डेथ सेंटेंस का सिर्फ और सिर्फ जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास में है, गवर्नर भाई साहब इसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी के बारे में कुछ बात है जो बात करनी है हमें। आपको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में कुछ बातें जो है वो बतानी है। क्या बात बताओगे आप, बताओ। तो कह रहा है कि सीपीसीबी जो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है, ये एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, जिसको एक कानून के द्वारा बनाया गया है। अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। दूसरा कह रहा है इट प्रोवाइड्स द टेक्निकल सर्विस टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कह रहा है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय को पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत इसमें कुछ प्रावधान है, ठीक है, वगैरह वगैरह। आपको बताना है दोस्तों विच इज़ और आर द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ठीक है। आपको बताना है मुझको ए बी और सी और डी में से कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट है। सवाल नंबर 8 है आपका दोस्तों, जल्दी से बताइए। सवाल नंबर 8 सही जवाब क्या है दोस्तों इसका। ये नेटवर्क इशू था जिसकी वजह से आवाज़ ऐसी आ रही थी, मेरी वजह से कुछ नहीं है। नहीं, वो मेरी आवाज़ नहीं थी एक्चुअली, वो नेटवर्क एरर था। मेरी आवाज़ नहीं सुनी आपने, वो एक नेटवर्क एरर था जो आपने सुना। यार मुंह दुखने लग गया, जबड़ा पूरा दर्द करने लग गया यहाँ से। चलिए ये लीडर बोर्ड शेयर कर देते हैं आपके साथ। रवि शर्मा, मनीषा, ऋतिक, श्रेया, शिप्रा, संजू, सिद्ध सिंघानिया, सुमित, चेतन सैनी, प्रिया शर्मा, बहुत अच्छे। आगे बढ़े तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, पता है आपको। सीपीसीबी को हमने वाटर प्रिवेंशन और कंट्रोल बोर्ड के तहत इसका निर्माण किया था हमने। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के तहत आता है, इसके अंडर में आता है, टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करता है। दोनों की दोनों बातें सही हैं, बोथ आर द करेक्ट। सीपीसीबी इज ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, यार एक वैधानिक निकाय है। स्टैट्यूटरी मतलब वैधानिक, मतलब एक कानून के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। इट्स अ वैधानिक निकाय ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन सितंबर 1974 में बनाया गया था अंडर दी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। इसके तहत इसका संगठन जो है वो किया गया था, इसके तहत इसका गठन जो है किया गया था। It was entrusted with the power and function under the Air Prevention and Control Pollution Act 1981. It serves as a field formation and also provide technical service to the Ministry of Environment Forest, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसको टेक्निकल सर्विस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ सीपीसीबी क्या है दोस्तों, टू स्पेल आउट द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट। इसके तहत में क्या बताया गया कि एयर, दोनों के तहत में इसको क्या करना है, टू प्रमोट क्लीनिनेस। तो सीपीसीबी के फंक्शन जो है ना वो वाटर आपका प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981 में बताए गए हैं, क्या कि प्रमोट क्लीनिनेस इन द स्ट्रीम वेल्स इन द डिफरेंट एरिया ऑफ द स्टेट बाय प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। साथ साथ में टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी, ठीक है, ये इसके काम है। स्टडी करना, जॉइंट कैरिड आउट बाय द आईटी दिल्ली एंड सीपीसीबी हैज आल्सो फाउंड दैट द एयर पॉल्यूशन इन द रूरल एरिया हैज इंक्रीज्ड एट पार्ट ऑफ द अर्बन एरिया। ये कह रहे हैं कि रूरल एरिया अर्बन एरिया में तो बढ़ ही रहा है, ठीक है, ये तो पहले ही पता था, लेकिन ऐसे नहीं है कि रूरल एरिया में नहीं बढ़ रहा। रूरल एरिया के अंदर भी एयर पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है, वो बढ़ रहा है। PM2.5, PM10 पार्टिकल, ये दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। कटिंग अक्रॉस द अर्बन रूरल डिवाइड्स, द स्टडी साइट्स एज एग्जाम्पल ऑफ दिल्ली वेयर द PM2 पार्टिकल इंक्रीज द 10.9% बिटवीन 2001 से 2015। ड्यूरिंग द सेम पीरियड इट नॉट PM2.5 एक्सपोजर रूरल रोज ऑल्सो रोज टू द 11.9%। मतलब जितना आपका शहर के इलाकों में पॉल्यूशन बढ़ रहा है
गांव के इलाके भी कोई से अछूते नहीं हैं, गांव की भी इलाकों में भी पॉल्यूशन जो है उसी दर से क्या कर रहा है दोस्तों, बढ़ोतरी आपका कर रहा है। ठीक है, अब दोस्तों नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के बारे में कुछ स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, विचार करो और मुझे बताओ इसके बारे में। पहला, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अ 49% स्टेक इन NIIF, बाकी जो है इट रेस्ट विद द फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर, बाकी सब औरों के पास हैं। इट वॉज सेटअप इन दिसंबर 2015 एज अ कैटेगरी 2 ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। NIIF जो है इट इज़ कंसिडर्ड इंडियाज क्वासी सॉवरिन वेल्थ फंड। कौन सी स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन नंबर 9 आपको मुझे बताना है। सवाल नंबर 9 में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, जल्दी बताओ दोस्तों। दिस इज़ द आंसर। और ये बच्चे जो हैं इन्होंने अच्छा किया, लीडर बोर्ड में इनका नाम आ गया, है ना। सही जवाब है दोस्तों ए, तीनों की तीनों बातें सही हैं, है ना। अब यार सॉरी, इसको एक्सप्लेन करने की हिम्मत नहीं है ना, एक बार देख लेना आप, है ना। एकदम मुंह दुखने लग गया यार, अभी एक क्लास और है तो एक बार पढ़ लेना, PDF आपको मिल ही जाएगी। चलो अब अगला बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट TX2 गोल। मैंने ये भी पढ़ाया था आपको, मॉर्निंग करंट अफेयर में किया था हमने। क्या किया था हमने बात की थी कि जो TX2 गोल है इसके बारे में कुछ बात की थी कि TX2 गोल क्या है। सो द TX2 गोल जो है ना इज़ अ ग्लोबल कमिटमेंट टू डबल द वर्ल्ड वाइड टाइगर बाय 2022। पूरी दुनिया के अंदर जो टाइगर की पॉपुलेशन है 2022 तक उसको हम डबल कर देंगे, तो उसके लिए गोल है हमारा। द गोल हैज़ बीन सेट अप बाय द वर्ल्ड बैंक थ्रू द ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ग्लोबल टाइगर फोरम एंड अदर क्रिटिकल प्लेटफॉर्म, इसके द्वारा इसको बनाया गया था दोस्तों आपका। विच इज़ और आर द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो आपको सही है, सही लगता है, वो मुझे आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे आप। TX2 गोल के बारे में, TX2 गोल क्या था इसके बारे में आप बताओ मुझे, कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। आई एम जनरेटिंग द पोल में जनरेट कर रहा हूँ, फटाफट बता दो मुझे। ये सही जवाब है अभी। ठीक है, लीडर बोर्ड पे हैं। देखो RX2 गोल का मतलब क्या है। देखो RX2 गोल जो है ना ये टाइगर पॉपुलेशन को दुगना करने से रिलेटेड है। ठीक है, अभी एक अवार्ड दिया गया है जो भूटान और इंडिया में जो ट्रांस बाउंड्री इलाका है, ठीक है, तो उसको अभी ये RX2 गोल दिया गया है। और दूसरा एक पीलीभीत नेशनल टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में, उनको ये मिला है। और इसके पीछे का पर्पस क्या होता है कि जो ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है वो उन्होंने दुगनी कर दी, डबल कर दी, तो उसके लिए बेसिकली अवार्ड जो है ये दिया जाता है। सो ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है। सो ना दोनों बातें जो है यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है। सो द TX2 गोल जो है ना इज़ अ ग्लोबल कमिटमेंट जो दिया जाता है किसके लिए दोस्तों, टू डबल द वर्ल्ड वाइड टाइगर बाय 2022 तक वर्ल्ड वाइड टाइगर को डबल कर दिया गया। द गोल जो है इट हैज़ बीन सेटअप बाय द वर्ल्ड बैंक ने बनाया था दोस्तों ये टाइगर इनिशिएटिव के द्वारा। तो दोनों की दोनों बातें आपकी क्या हैं दोस्तों, सही है ना। हाल ही में ये दिया गया है दोस्तों, किसको दिया गया है दोस्तों, मैं आपको बता ही चुका हूँ। वर्ल्ड वाइड फंड ने ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव और ग्लोबल टाइगर फोरम एंड अदर क्रिटिकल प्लेटफॉर्म्स उन्होंने बनाया है आपका। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और जो मानस कंजर्वेशन एरिया है
उसको हमने बेसिकली अवार्ड जो है वो दिया है, ये बात आपको पता रहनी चाहिए। सो ये सारी बातें जो हैं वो हमने देख ली थी दोस्तों, ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप मेरे साथ अनअकैडमी ऐप पर भी तो जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर जुड़िए, यहाँ पर आप मेरे साथ मिलकर अपनी जीएस की तैयारी भी कर सकते हैं और ऑप्शनल की, दोनों की तैयारी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, गोल में जाके जीएस चूज़ करो। ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं, गोल में जाके ऑप्शनल चूज़ करो। उसके बाद जाएंगे और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। जब आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये ऑप्शन, ये जीएस का है और ये क्या है, ऑप्शनल। आप ये आपके पास प्रोग्राम है आपके पास। अगर आप चाहते हैं एक साल में, अगर आप 2021 में पेपर देना चाहते हैं तो 2022 में देना चाहते हैं तो 2023 में देना चाहते हैं तो ये रहा। अगर आप 21, 22 और 23, ये है ना। अब याद रखना है कोड, मेरा कोड जो है वो क्या है दोस्तों, सुमित10 कोड का आपको इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि यही वो कोड है जो, देखो एक तो पहला क्या होगा, आपको डायरेक्ट कनेक्ट करेगा मेरे से, आपको डायरेक्ट जो गाइडेंस का जिम्मा वो मेरा रहेगा। और दूसरी बात, जब सुमित10 कोड का आप इस्तेमाल करोगे आपको एक्स्ट्रा 10% का क्या मिलने वाला है दोस्तों, डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस क्लास। इस क्लास को हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इस क्लास को हम समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, क्लास समाप्त करते हैं हम इस क्लास को। नाउ ऑन दिस क्लास वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रात्रि में इस समय तक हमारे साथ उपस्थित हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं